everyone, so welcome back to my channel and this is episode 4 of Courtroom Guide for Juniors. So today I am going to cover a very simple and basic topic जो जब आप अपनी लॉ पूरी कर लेते हो and when you want to do litigation, especially when you want to do under not a firm, like in firms also, but especially under lawyers or advocates, चेम्बर प्रैक्टिस जो करते हैं, तो वो पहली चीज उनको भी पता है कि आपको इतना कुछ नहीं आता होगा, तो पहली चीज जिस पे वो फोकस करते हैं कि आपको स्टेजेस ऑफ ट्रायल पता होने चाहिए. मतलब स्टेजेस ऑफ केस क्या होते हैं, जो ट्रायल होता है पूरा उसके स्टेप टू स्टेप स्टेजेस क्या होते हैं, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए. अब जो आपके स्टेजेस ऑफ ट्रायल होते हैं ये सिविल और क्रिमिनल दोनों के एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं. बट आज हम कवर करेंगे कि सिविल स्टेजेस, सिविल केस के जो स्टेजेस होते हैं प्रैक्टिस के, जो ट्रायल के वो होते हैं स्टेजेस, वो क्या होते हैं. तो सिविल में सबसे पहले आता है फाइलिंग ऑफ सूट. पहले आप सूट फाइल करोगे. सूट मतलब आपकी प्लेंट या पिटिशन जो भी आप फाइल कर रहे हो उसको आप फाइल करोगे. आप उसको किस किस के साथ फाइल करोगे, आप उसमें डॉक्यूमेंट जो आपका प्लेंट का होगा वो लगाओगे, प्लस उसमें आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर आप रेफर कर रहे हो. फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं कि आप मान लो कि आप एविक्शन सूट फाइल कर रहे हो, एविक्शन पिटिशन फाइल कर रहे हो, तो उसका जो भी लीगल नोटिस आपने भेजा होगा या आपको रिसीव हुआ होगा वो आपका डॉक्यूमेंट हो गया, या किस बेसिस पे आप केस फाइल कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में इसमें लगाते हो. अब जब हम बात करते हैं फाइलिंग ऑफ सूट की, तो इसमें जज जब आप सूट को फाइल करते हो तो सबसे पहली चीज क्या नोट करते हैं, दो चीजों पे फोकस रहता है. पहला है आपका ज्यूरिसडिक्शन एंड देन इज योर प्रॉपर वैल्यूएशन. तो हर सूट को फाइल करते वक्त स्पेशली इन प्रॉपर्टी मैटर्स वैल्यूएशन जाती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है और उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू चल रही है दैट इज 100 करोड़, तो उसकी कितनी वैल्यूएशन जाएगी. ठीक है, या कोई भी मैटर हो सकता है, और भी मैटर्स में, सब मैटर्स में प्रॉपर्ली आपने कोर्ट फीस डाली है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग या नहीं, वो देखा जाता है. अगर आपकी ज्यूरिसडिक्शन और प्रॉपर वैल्यूएशन ही सही नहीं है तो वो कोर्ट जो है वो आपके सूट को आपने फाइल तो कर दिया बट वो उसको डिसमिस कर देंगे. अगर आपकी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है, ज्यूरिसडिक्शन भी अलग अलग होती है. पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, दैट इज योर मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन, देन इज योर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. फॉर इंस्टेंस आई स्टे इन साकेत दिल्ली, ठीक है, मेरी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो साकेत दिल्ली है, लेकिन मैं केस फाइल कहाँ कर रही हूँ, करकटू में या तिसदारी में, और उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है साकेत के मैटर को करने की, तो वो वहीं पे डिसमिस हो जाएगा, वो प्लेंट ही डिसमिस हो जाएगी. सो फर्स्ट इज योर फाइलिंग ऑफ सूट. Second is your WS. After you file the suit, you are the plaintiff or the petitioner, whoever you are. Now after filing this suit, तो ऑपोजिट पार्टी भी तो काउंटर बैक करेगी ना, तो जो डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट होगा वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, जिसमें अब रिटन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है, मैं अभी ऊपर से बता रही हूँ, आई मेक अ वीडियो ऑन दिस. तो रिटन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें बेसिकली पहले आप अपनी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस देते हो कि आप किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हो उस चीज को जो सूट में मेंशन्ड है, पहली चीज. दूसरी, आप पैरावाइज रिप्लाई बनाते हो. सो पैरावाइज रिप्लाई में क्या होता है कि जो भी आपने प्लेंट में मेंशन किया है उसको आप एक एक पैरा को रिप्लाई करके डिनाई करते हो या एडमिट करते हो, जो भी आपका केस है उसके अकॉर्डिंग डिफेंडेंट करता है, तो उसकी रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है. रिटन स्टेटमेंट का यूजुअली टाइम पीरियड इज 30 डेज प्लस आपका कॉन्डोनेशन लग जाता है. ठीक है, ये सीपीसी में आता है, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी. देन थर्ड स्टेप क्या होता है, जब डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी तो फिर जिसने प्लेंट फाइल किया, मतलब पिटिशनर या प्लेंटिफ, वो इस रिटन स्टेटमेंट की रेप्लिकेशन फाइल करता है. रेप्लिकेशन एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, रेप मतलब कि रिप्लाई. किसका रिप्लाई, WS का रिप्लाई. बट ये ना जो ये है ये यहीं पे रुक जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि रेप्लिकेशन फाइल करी है प्लेंटिफ ने तो अब डिफेंडेंट उस रेप्लिकेशन की रेप्लिकेशन फाइल करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता. यही 3 स्टेजेस होती हैं कि आपने प्लेंट फाइल की, आपकी प्लेंट का डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया और उस रिटन स्टेटमेंट का रेप्लिकेशन. बहुत सारे केसेस में बहुत सारे प्लेंटिफ के जो एडवोकेट्स होते हैं दे डोंट विश टू फाइल रेप्लिकेशन, बट यूजुअली की जाती है. तो रेप्लिकेशन फाइल करते हो. इस रेप्लिकेशन में आप क्या डिनाई करते हो, जो रिटन स्टेटमेंट में लिखा होता है कि नहीं, जो डिफेंडेंट बोल रहा है ये केस में है, जो हमारे फैक्ट्स हैं वो मेंशन करते हैं. अब जब ये आपका हो जाता है, ठीक है, इसके बाद आते हैं रेप्लिकेशन के साथ आपको फाइल करना होता है एडमिशन डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स. मतलब अब एडमिशन डिनायल जो है वो WS के साथ भी जाता है. क्यों जाता है, एडमिशनल डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स WS के साथ जाता है प्लस रेप्लिकेशन के साथ जाता है. क्यों, आपने सूट फाइल किया, अब सूट के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, ठीक है. अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या, ये डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट एग्री कर रहा है कि ये सही है या ये ओरिजिनल है या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है, तो
तो वो एडमिट या डिनाई करता है, और ये एडमिशन डिनाइल का जो डॉक्यूमेंट वो बनाता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्लेंट एडमिट कर रहा है, कौन से डिनाई कर रहा है, वो अपनी रिटन स्टेटमेंट के साथ में फाइल करता है। अब रिटन स्टेटमेंट, जैसे हमने प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे, ऐसी रिटन स्टेटमेंट मतलब डिफेंडेंट जो अपना डिफेंस ले रहा है वो अपने कुछ नए डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, फाइल करेगा। तो जो डिफेंडेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है उसका एडमिशन डिनायल हम रेप्लिकेशन के साथ फाइल करते हैं। ठीक है, कि हम एडमिट कर रहे हैं डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स या नहीं कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो वो रेप्लिकेशन के साथ फाइल होता है एडमिशन डिनायल। जब आपका यहां तक डॉक्यूमेंट वाला पार्ट पूरा हो जाता है, ठीक है, फिर आपका आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होता है, कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम करती है कि किस क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आपका केस चलेगा, आपको मतलब क्या प्रूव क्या करना है कोर्ट में एक्चुअली, दैट इज योर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। कि आपके इश्यूज क्या है, आपको रिलीफ क्या चाहिए कोर्ट से, वो रिलीफ आपका जो होता है वो इश्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, एक बार इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं फिर इन इश्यूज को प्रूव करने के लिए आपका केस चलता है आगे। जब आपके इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद प्लेंटिफ एविडेंस होता है। प्लेंटिफ एविडेंस मतलब जिसने केस फाइल किया वो उसका एविडेंस होता है। अब एविडेंस में 3 चीजें होती हैं, एफिडेविट, क्रॉस एंड एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जब हम एविडेंस की बात करते हैं, जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें आपका चीफ एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बाद आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब होता है, वो है पार्ट। बट एक्चुअली आप वो चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करते कैसे हो, तो जो आप एफिडेविट फाइल कर रहे हो इसमें आप लिख के एविडेंस दे रहे हो, दिस इज एक्चुअली एविडेंस एफिडेविट। कि आप जो अपना केस प्रूव करना चाह रहे हो, जो भी आप एविडेंस से शो कर रहे हो, उसको लिख के जब आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के देते हो, दैट इज योर एविडेंस एफिडेविट। इस एविडेंस एफिडेविट के बेसिस पे दूसरी पार्टी मतलब कि प्लेंटिफ एविडेंस में डिफेंडेंट आपका क्रॉस करता है एंड यू हैव टू एग्जिबिट द डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने इस पे अभी इस वीडियो, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी इससे पहले ही मैंने एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है एक्सप्लेनिंग एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो जरूर देख लेना कि एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता क्या है। तो ये आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में मिलेगी, और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए आई कैन मेक इट, सो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। सो इसके बाद इसमें 3 चीजें आ गई प्लेंटिफ एविडेंस में, कि आप एविडेंस एफिडेविट मतलब रिटन में दोगे कि आप क्या प्रूव कर रहे हो, किस बेसिस, किस एविडेंस के बेसिस पे आप प्रूव कर रहे हो, फिर इस बेसिस पे आपका क्रॉस किया जाता है। एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्यों जरूरी है इसमें, क्योंकि क्रॉस में दूसरी पार्टी आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी क्वेश्चन कर सकती है। देन उसके बाद जब आपका प्लेंटिफ एविडेंस पूरा हो जाता है तो आपका डिफेंडेंट एविडेंस आता है। अब डिफेंडेंट एविडेंस क्या होता है, सेम जैसे प्लेंटिफ का हुआ तो डिफेंडेंट का होगा, तो डिफेंडेंट का भी एविडेंस एफिडेविट जाएगा, फिर उसका क्रॉस करेगा प्लेंटिफ, उसके भी डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होंगे। जब आपकी एविडेंस वाली स्टेज पूरी हो जाती है उसके बाद आपका आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। फिर आप कोर्ट में फाइनल आर्ग्यू करते हो इश्यूज के बेसिस पे, इश्यूज वाइज होता है यूजुअली कि क्या क्या इशू थे, ये हमारे फेवर में क्यों होना चाहिए, आप उसका फाइनल आर्ग्यूमेंट करते हो। एंड देन ऑन द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट और द जज they give a judgment and a decree. इसका difference is very important. I'll make a video on that also. So ये, but ये जितना सिंपल दिख रहा है ना, ये इतना होता नहीं है. It takes years to do. क्यों? मतलब if I explain in very short कि ऐसा क्यों होता है, तो जो सपोज मान लो आपका plaintiff evidence close हो गया, defendant evidence start हो गया, usual practice not allowed कि you can reopen the plaintiff evidence. कुछ केसेस में एप्लीकेशन लगा के किया जा सकता है, वहां पे डिले हो जाती है। फॉर इंस्टेंस कि ये इस उसमें तो चल रहा है, स्टेजेस जो है स्टेप वाइज चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बीच बीच में नई नई एप्लीकेशंस लगा लेते हैं। जैसे कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले एक एप्लीकेशन होती है, दैट इज योर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये इंजंक्शन की एप्लीकेशन होती है कि आप परमानेंट या टेम्परेरी इंजंक्शन का रिलीफ मांग रहे हो कोर्ट से, तो ये लग जाती है। बहुत सारे केसेस में ऑर्डर 7 रूल 11 लग जाती है, बहुत सारे केसेस में ऑर्डर 6 रूल 17 लग जाती है। ये सारी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं ये होती क्या है, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, कि आपने प्लेंट फाइल कर दिया, आपको याद आया ओ मेरे एक पॉइंट में ये चीज भी ऐड होनी चाहिए थी या डिलीट होनी चाहिए थी, तो आप अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन लगा देते हो। देन सेम इज योर अमेंडमेंट ऑफ WS रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद यू आर रियलाइजिंग कि कुछ गलत हो गया है या आपको कुछ एडिशन या डिलीट करना है, तो आप इसकी एप्लीकेशन लगा देते हो। इन सबके ऑर्डर्स वी कैन डिस्कस सम नेक्स्ट टाइम बिकॉज वी आर करंटली फोकसिंग ओनली ऑन द स्टेजेस ऑफ
सिविल सूट। नाउ बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे सपोज इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन। अब इम्प्लीडमेंट जो है वो थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, लीगल हेयर्स की भी हो सकती है। मतलब केस चल रहा था एंड केस चलते चलते पार्टी की डेथ हो गई, लाइक द प्लेंटिफ डाइड, तो उसके लीगल हेयर्स को पार्टी बनाने के लिए इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगती है। या कोई थर्ड पार्टी बाद में डिस्क्लोज हुई है, उसको सूट का पार्ट बनाने के लिए इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगती है। तो ये जो है ये सब अलग अलग टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होती है, तो ये सब भी एक मेजर रोल प्ले करती है लिटिगेशन में। तो बेसिक स्टेजेस तो नहीं है जो मैंने बताई, लेकिन ये एप्लीकेशंस भी लगती है, इसलिए इट्स नॉट वेरी इजी कि आपका केस जो है वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम। I hope you guys like the video, and if you need such more videos, please like and subscribe my channel.